अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स हम एपिडेमोलॉजी ये बायोस्टैटिस्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हम पढ़े हैं एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स के बायोस्टैटिस्टिक्स को कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 एपिडेमोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 इसका देखा है तो उसमें हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी में ना आप डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हो कि बीमारी के बारे में सारा, कि वो बीमारी किन लोगों के अंदर फैल रही है। मान लो टीबी की बीमारी है, किन लोगों के अंदर फैलती है, किस टाइम ज़्यादा फैलती है, किस मौसम के किस साल में ज़्यादा फैलती है, ठीक है, और ये बीमारी किन लोगों के अंदर ज़्यादा फैलती है। तो उस डिज़ीज़ के बारे में हम सब कुछ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कब फैलती है, कैसे फैलती है वो बीमारी, क्या वो सांस लेने से फैलती है या एक दूसरे का हाथ लगाने से फैलती है। तो उस बीमारी के बारे में, उस डिज़ीज़ के बारे में हम सब कुछ स्टडी करने की कोशिश करते हैं एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट को जो स्टडी करते हैं उसको एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जाहिर सी बात है, वो क्या करते हैं, वो लोग बायोस्टैटिस्टिक्स के असूलों को ही इस्तेमाल करते हैं। क्या देखने के लिए, उस डिज़ीज़ के बारे में, वही डिज़ीज़ के बारे में इन्होंने स्टडी करना है एपिडेमियोलॉजी वालों ने। तो उन्होंने बायोस्टैटिस्टिक्स के असूलों को इस्तेमाल करना है। क्या स्टडी करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो डिज़ीज़ कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज़ इन द पॉपुलेशन। एक आबादी में अगर कोई हेल्थ है या डिजीज़ है तो उसकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है उस बीमारी में, उस बीमारी की उस आबादी में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी बीमारी उस आबादी के अंदर फैली हुई है। डिटर्मिनेंट्स क्या है उस डिज़ीज़, उस अगर एक ख़ास पॉपुलेशन है, एक ख़ास लोगों की पॉपुलेशन है, मान लो यहाँ पे बीमारी हो रही है, कोई डिज़ीज़ हो रही है, तो क्या डिटर्मिनेंट्स थे, क्या वो वजूहात थे जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हुई, और डिस्ट्रीब्यूशन हो, कितनी बीमारी वहाँ पे फैली हुई है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है डिज़ीज़ की, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को जो बताना है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताना है, और उन्होंने भी बायोस्टैट के असूलों को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को बताना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्ट एनालाइजिंग डाटा, आपने डाटा लिया कोविड-19 इन्फेक्शन रेट, मतलब कोविड-19 फैल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे कोविड-19 का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमने इन्फेक्शन रेट मेजर किया कि कितना इन्फेक्शन है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कोविड-19 एनालाइजिंग डाटा ऑन द कोविड-19 इन्फेक्शन रेट। कोविड-19 के जो इन्फेक्शन रेट थे हमने वो लिए, मतलब इन्फेक्शन रेट से मुराद है कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और उसका जो डाटा आपको मिला था उसका हमने तज्जिया का एनालाइज़ किया, ठीक है। इसके अलावा रिकवरी रेट आप देखते हो, कितने लोग रिकवर कर रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, तो वो रिकवरी रेट हो जाएगा। कितने लोग उस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं तो इन्फेक्शन रेट हो जाएगा। फिर एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन, और जो आपने कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाई है वो वैक्सीन कितनी मौसर है, ठीक है, क्या वो वैक्सीन काम कर रही है नहीं कर रही, वो भी हमें बायोस्टैट के तरीके ही बताएंगे, बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स ही बताएंगे, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है देखने के लिए, इन्फेक्शन रेट कितना है, रिकवरी रेट क्या है, कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं, क्या वैक्सीन कितनी मौसर है, वो तमाम चीज़ें निकालने के लिए जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो स्टैटिस्टिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एपिडेमियोलॉजी में बायोस्टैटिस्टिक्स का किरदार है। दूसरा जेनेटिक्स में किरदार है। जेनेटिक्स में क्या है, वो कहता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स को हम जेनेटिक में इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक रिसर्च में। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स में ना हम वो उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उन तमाम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, मतलब वालिदैन से बच्चों में आते हैं। जिस तरह कि आपका आई कलर, आपका हेयर कलर, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस, आपका IQ लेवल, ये सब कुछ आपको पेरेंट्स से मिल रहा है। तो इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, और ये सारी चीज़ें ना जेनेटिक्स में स्टडी होती हैं, और उसमें भी आप बायोस्टैटिस्टिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हो, फिर ये चीज़ें रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स को आप जेनेटिक रिसर्च में भी इस्तेमाल करते हो। क्यों? टू एनालाइज, तज्जिया करने के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, एंड जो ट्रेट्स वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो आपका आई कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपका हेयर मतलब पैटर्न हो गया, कर्ली हेयर होंगे, स्ट्रेट हेयर होंगे, इंटेलिजेंस आपकी हो गई। तो ये सारी ट्रेट्स हैं जो आपको आपके वालिदैन से मिलनी है। तो आपने वो ट्रेट्स जो है ना, उनकी जो इनहेरिटेंस हो रही है, जो आपको वरासती तौर पर मिल रहा है, आपने उनका तज्जिया करना है, उनको एनालिसिस करना है, उसमें आप बायोस्टैट को इस्तेमाल करोगे। एंड द एसोसिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद द डिजीज़, और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जेनेटिकली आती हैं, जो आपके ख़ानदान के अंदर होती हैं। जिस तरह शुगर की डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ना जेनेटिक डिजीज़ है, मतलब अगर आपके ख़ानदान में किसी को है, बड़ों को, तो आपके अंदर भी वो डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ठीक है, मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपका नहीं है, तो आपके अंदर वो बीमारी कम होगी, नहीं होगी, हो भी सकता ना हो, लेकिन होने के चांसेस, अगर आपने एक बंदा है उसकी फैमिली के अंदर वो बीमारी रन नहीं कर रही, ठीक है, तो वो बंदा अगर लाइफस्टाइल भी उसका थोड़ा
मतलब ढीला डाला सा है, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहा, तो उसके अंदर इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है उस बीमारी के होने के, अगरचे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ख़ानदान में वो बीमारी रन नहीं कर रही, ठीक है। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जिस तरह कैंसर हो गया, जिस तरह डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होगी ना, ये ख़ानदान में जाती हैं, ख़ानदानी तौर पर आगे जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीमारियाँ जो होती हैं ना, आपकी जीन्स के अंदर होती हैं। तो जीन्स तो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं ना, और पेरेंट्स को आपके दादा दादी वगैरह से, नाना नानी से मिले हैं। तो इस तरीके से तो वो कहता है कि मिसाल के तौर पर जेनेटिक स्टडीज़ जो होती हैं ना, उनमें आप बायोस्टैटिस्टिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हो। ये जेनेटिक स्टडी करने में कि कैसे आप बायोस्टैटिस्टिक्स के असूल से आपको क्या पता लगेगा? आपको पता लगेगा जेनेटिक मार्कर्स के बारे में। जेनेटिक मार्कर्स वो मार्कर्स हैं जो आपको बताते हैं डिजीज़ होनी है कि नहीं, ठीक है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक DNA है, ठीक है, और एक ये DNA है, ठीक है। ये उस पर्सन का DNA है जिसके ख़ानदान के अंदर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये वाला जो DNA है ना, ये उस पर्सन का DNA जिसके ख़ानदान के अंदर डायबिटीज़ और कैंसर वाली बीमारियां नहीं हैं। लेकिन ये उस बंदे का DNA जिसके ख़ानदान के अंदर डायबिटीज़ और कैंसर रन कर रहा है, डायबिटीज़ होती है उनको ख़ानदानी तौर पर। तो ये देखें, उस बंदे का जो जीन है उसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना, इन दोनों का फ़र्क है। तो ये जेनेटिक मार्कर है, ठीक है। तो इन जेनेटिक मार्कर को जब आपने पता लगाना है ना, वो भी बायोस्टैटिस्टिक्स के असूलों का इस्तेमाल करते हुए पता लगाना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जेनेटिक स्टडी जब आप करते हो तो उसमें आप बायोस्टैटिस्टिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हो। क्यों? उन जेनेटिक मार्कर का पता लगाने के लिए जो लिंक टू द डिजीज़, जो बीमारियों से लिंक्ड है, ठीक है, उन बीमारियों से मुंसलिक हैं। मिसाल के तौर पर कौन सी बीमारियाँ? डायबिटीज़ और कैंसर। ये जो दो बीमारियाँ ना, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, जिसमें ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है, हाई क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसने शुगर लेवल कम करना होता है, वो ही नहीं होगा तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई रहना शुरू हो जाएगा। जब शुगर लेवल हाई होता है तो ये बहुत ख़तरे की बात है। आपका गुर्दे, आपका आइज़, ठीक है, आपका दिल, ये सब कुछ चीज़ें आपकी मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपके न्यूरॉन्स वगैरह, ब्रेन वगैरह, तो सारी चीज़ें इस तरह अफेक्ट होती हैं। कैंसर जो होता है ना, इसी तरीके से कैंसर जो है ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये भी ख़ानदान के अंदर रन करती है। तो इन दोनों बीमारियों को अगर आपने पता लगाना है कि नहीं, तो आपको जेनेटिक मार्कर बताएंगे। और जेनेटिक मार्कर आपको कैसे, ये जेनेटिक मार्कर मान लो, तो जेनेटिक मार्कर आपको कैसे पता लगेगा? जेनेटिक मार्कर्स का वो बायोस्टैटिस्टिक्स के असूलों से पता लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जेनेटिक्स में भी बायोस्टैटिस्टिक्स का किरदार है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, ज़राअत के शोबे में भी इसका किरदार है बायोस्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो ज़राअत की रिसर्च होती है ना, एग्रीकल्चर में जो रिसर्च की जाती है, उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स आपकी मदद करती है एनालाइजिंग द क्रॉप यील्ड, ये देखने में जो फसलों की पैदावार है वो कितनी हुई है, ठीक है, कितनी फसल की पैदावार हुई है इस साल पिछले साल की निस्बत। इस तरीके से द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइज़र, जो आपने खाद इस्तेमाल की है वो कितनी मौसर है, उसका भी अंदाज़ा आप कैसे करोगे? बायोस्टैट के असूलों को अप्लाई करते हुए। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स टू द पेस्ट एंड डिजीज़, क्या वो जो पौधा है, क्या वो रेजिस्ट कर रहा है? रेजिस्ट का मतलब होता है कि मज़ाहमत करना। वो जो पेस्ट, कीड़े मकोड़े हैं या जो कोई बीमारियाँ हैं, क्या प्लांट उसको रेजिस्ट कर रहा है, क्या प्लांट उनसे लड़ रहा है? तो इसका भी अंदाज़ा आपको कैसे होगा? बायोस्टैट के असूलों को अप्लाई करते हुए ही। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि कंपेयरिंग द यील्ड ऑफ डिफरेंट वीट वैराइटीज़ अंडर वेरियस फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब मुख्तलिफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं। मतलब एक जगह पे लोग कोई और फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दूसरी जगह पे लोग उसी गंदम को अपनाने के लिए कोई और उन्होंने कोई और तरीका निकाला हुआ है, तीसरी जगह पे उन्होंने उसी गंदम को उगाने के लिए कोई और चौथा तरीका निकाला हुआ है। तो ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं ना, आपने कैसे पता लगेगा आपको कौन सा तरीका बेहतर है? आप वो जो यील्ड आई है, पैदावार आई है, उसको आप कैलकुलेट कर लो। जहाँ पर सबसे ज़्यादा यील्ड पैदावार रही होगी, इसका मतलब है वो जो फार्मिंग प्रैक्टिस है ना वो बेहतरीन है। तो ये कैसे पता लगेगा? ये भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैट के असूलों को अप्लाई करोगे, उससे आप निकालोगे कितनी यील्ड, कितनी पैदावार आई है। जहाँ पे ज़्यादा पैदावार आई है, इसका मतलब है वहाँ पे वो फार्मिंग प्रैक्टिस सबसे बेहतरीन है, ठीक है। इस तरीके से स्टैट के असूल को अपनाते हुए आपने निकाल लिया ये। इसी तरीके से आपको मैंने पहले बताया क्लिनिकल ट्रायल्स में बायोस्टैटिस्टिक्स का किरदार है। क्लिनिकल ट्रायल में मतलब आपने कोई नई मार्केट में ड्रग आई है, ड्रग से मुराद होता है मेडिसिन, ये जो मेडिसिन होती है ना, इनको भी ड्रग्स ही कहते हैं, इन्हीं को ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मार्केट में नई मेडिसिन आई है, मान लो कोई BP लो करने वाली नई गोली आई है, या कोई सर दर्द को आराम देने वाली नई गोली आई है, तो क्या ये जो नई दवाइयाँ आई हैं कि ये वाकई मौसर है, ठीक है। तो इनका कैसे आपको पता लगेगा? बायोस्टैट के असूलों से ही पता लगेगा आपको, ठीक है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ क्रूशियल, बड़ी ज़रूरी है इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस, तज्जिया करने में किस चीज़ का? क्लिनिकल ट्रायल का, ठीक है। क्या क्लिनिकल ट्रायल? वो क्लिनिकल ट्रायल जिसमें आप टेस्ट करते हो न्यू ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स, जो नए मार्केट में ट्रीटमेंट आ रहे हैं, नए इलाज के तरीके आ रहे हैं, नए ड्रग्स, नई मेडिसिन आ रही हैं, उनको देखना है क्या वाकई वो मौसर है, तो उसमें बायोस्टैट के असूलों को इस्तेमाल करोगे। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि
डिटरमिन, ये तयन करने के लिए वेदर अ न्यू मेडिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव देन अ प्लेसिबो। ठीक है, मैं ना पहले आपको प्लेसिबो के बारे में बताती हूँ। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो एक तरीका होता है जिसमें ना ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप ना पेशेंट को, मान लो एक पेशेंट है, उसको सर दर्द हो रहा था, तो आपने उसको एक गोली दे दी। अब पेशेंट कहेगा, वो तो बंदा सोच रहा है कि मैंने गोली खा ली तो मेरे सर में बस आराम आ गया, मैंने, क्योंकि आपका इतना बाजू का तो आपका दिमाग बना होता है, आपका ज़हन बना होता है कि बस गोली खा ली तो सर में आराम आ जाएगा, तो वो आ जाता है। लेकिन वो जो मैंने गोली दी वो तो शुगर पिल थी, वो गोली थी नहीं सर दर्द वाली, लेकिन उस बंदे को आराम आ गया, ठीक है, सर दर्द का। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट था। मतलब जो हम गोली दे रहे हैं एक फेक ट्रीटमेंट है, असल रियल ट्रीटमेंट नहीं है, फेक, झूठा मूठा, ठीक है, जिसमें हमने उसको एक शुगर की गोली दी और शुगर की गोली से उसको सर दर्द का आराम आ रहा है। कैसे हुआ? ये इस वजह से होता है कि आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब आपका दिमाग जिस चीज़ पे यकीन कर लेता है ना, बस वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। ये असल ज़िंदगी में भी आप देखें, आपका दिमाग, अपने दिमाग को समझाने वाली बात है। आपने अपने दिमाग को समझा लिया कि मैं एक दिन में 4 चैप्टर कर सकता हूँ, तो आपके दिमाग ने कर लेने हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को समझा चुके हो। लेकिन आप अपने दिमाग को समझा लो कि नहीं भाई 4 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो एक ही कर सकता हूँ आज रिवाइज, तो आप एक ही करोगे। बस अपने दिमाग को समझाने वाली बात होती है। तो प्लेसिबो में भी यही होता है, आपका ब्रेन इस बात को तस्लीम कर लेता है कि जो मैंने गोली खाई है ना, एक गोली मैंने खा ली है, उसे नहीं पता क्या गोली खाई है, लेकिन मुझे आराम आ जाएगा, तो वो आराम वाकई आ जाता है। ठीक है, तो ब्रेन आपका इतनी, देखें ब्रेन की कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो वो कहते हैं कि हमने ये देखना है कि क्या जो नई हमने मेडिकेशन दी है, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव है प्लेसिबो की निस्बत। ठीक है, तो ये देखने के लिए भी हम स्टैट के सूल को इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं इस रिक्वायर रिगरस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, इसमें भी हम बार बार स्टैट के सूल को इस्तेमाल करते हैं टू इंश्योर, इस बात को यकीनी दिलाने के लिए कि क्या जो रिजल्ट्स आए हैं आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्या वो वाकई सही रिजल्ट आया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपको कैसे पता लगेगा? आप ना पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टैट के असूल इस्तेमाल करते हुए। स्टैट के असूलों में ना एक पी वैल्यू होती है। पी वैल्यू अगर 0.05 से कम आ जाती है ना, इसका मतलब है जो नई मेडिकेशन जो आपने दी है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा मौसर है प्लेसिबो की निस्बत। और अगर वो वैल्यू कम आ जाती है, इसका मतलब प्लेसिबो ज़्यादा अच्छा है, वो दवाई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये पी वैल्यू बड़ी कमाल की होती है स्टैट में ना। ये पी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप जाके हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स में आपने बायोस्टैट के असूल को इस्तेमाल कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मीन, मीडियन और मोड पढ़ेंगे। आपका कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, बताया करें कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।